आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर लिवरेज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर हम लोग का लेवरेज। लिवरेज इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे लिवरेज। तो लिवरेज शुरू करने के पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि लिवरेज, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं लिवरेज होता क्या है। तो लिवरेज एक्चुअली क्या हुआ, लिवरेज एक्चुअली किसी कंपनी का, किसी बिजनेस का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होता है। लिवरेज जो होता है किसी कंपनी का, किसी फर्म का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होता है। और ये कंपनी रिस्क लेके दो तरह का रिस्क होता है, एक रिस्क ऑफ ऑपरेशन और रिस्क ऑफ फाइनेंस। ये दोनों रिस्क कंपनी ये ट्राई करती है कि कंपनी के जो मालिक हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, उनका अर्निंग पर शेयर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो लिवरेज इज द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी बाय इंक्रीजिंग द ऑपरेशनल कॉस्ट, बाय इंक्रीजिंग द फाइनेंस कॉस्ट, सो दैट अर्निंग्स ऑफ द ऑर्डिनरी और इक्विटी शेयर होल्डर कैन बी इंक्रीज्ड। लिवरेज कोई लॉस नहीं है, इट इज़ ओनली रिस्क। और हमको पता भी है कि रिस्क ज़्यादा लेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, रिस्क कम लेंगे तो प्रॉफिट भी कम होगा, लेकिन उतना ही चांसेस लॉस का भी होता है। ठीक है, अगर उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पाए तो। ठीक है, तो पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं हम लोग लिवरेज के बारे में। ठीक है, लिवरेज का मैंने क्या बताया, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। टू इंक्रीज the earnings of equity shareholder। अब कौन सा रिस्क जो होता है वो दो तरह का होगा। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट जो रिस्क होता है उसको बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, सेकंड होता है फाइनेंशियल रिस्क या फाइनेंस रिस्क। ठीक है, और दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा टोटल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क ये होता है, इसको ऐसे समझिएगा कि जैसे कोई बिजनेस कोई पर्सन शुरू करे, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर कोई कंपनी हो या कोई पार्टनरशिप फर्म हो, तो बिजनेस शुरू करने के टाइम पे आदमी स्टार्टिंग में डिसाइड करता है कि बिजनेस को किस लेवल का करना है। अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई एंटिटी का बात करें, तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज का बात करें, उसको मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग अगर करेंगे उसको सेल भी करना होगा, डिमांड भी तो होना चाहिए। ठीक है, ये सही है कि उसने डिमांड का सर्वे कर लिया होगा कि भी कितना डिमांड है, या डिमांड अभी कितना और बाद में कितना जाएगा। लेकिन जब हम कोई गुड्स बनाते हैं तो गुड्स बनाने के लिए हमको पहले तो एक जगह का ज़रूरत पड़ता है।
जैसे मान लीजिए हमने कोई स्पेस ले लिया, कोई फैक्ट्री ले लिया या कोई जगह लेके फैक्ट्री बना लिया रेंट पे, तो रेंट हमारा कौन सा कॉस्ट हुआ? फिक्स कॉस्ट। चलो ठीक है। अब जब रेंट पे जगह लिया है तो ऑफिस भी लिया होगा। अब रेंट पे जगह लिया है, ऑफिस लिया है, फैक्ट्री के अलावा एम्प्लॉयज़ भी बिठाए होंगे, ठीक है, डायरेक्टर भी बिठाए होंगे। तो ये जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको सैलरी दिया जा रहा है, ये कॉस्ट भी क्या हुआ? फिक्स कॉस्ट हुआ। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूँ खाली, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जब काम करेंगे, एम्प्लॉयज़ जब वर्क करेंगे, तभी ना बेसिकली वो एक्चुअली प्रोडक्शन से या अपने वर्क को बेसिकली वो रेवेन्यू से लिंक कर सकते हैं। मतलब काम होगा तभी ना रेवेन्यू बढ़ेगा, जगह होगा तभी ना गुड्स बनेगा, तभी ना रेवेन्यू होगा। तो रेंट पेमेंट करना, सैलरी पेमेंट करना, दोनों के दोनों खर्चे फिक्स हैं। इसके अलावा और भी खर्चे फिक्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, टेलीफोन का हो गया, कुछ लेबर भी होते हैं जिनको हमको परमानेंटली बिठाना होता है। लेबर नॉर्मली वेरिएबल कॉस्ट होता है, बट कुछ लेबर अगर हमारे परमानेंटली रहेंगे वो बेसिकली एक तरह से फिक्स एक्सपेंस हो गया हमारा, ठीक है। अब जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 एग्जांपल मैंने मेनली लिए, एक रेंट का लिया और दूसरा कौन सा लिया मैंने? सैलरी का लिया, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ले लिया। ये दोनों खर्चे फिक्स हैं। अब मैं कितने एम्प्लॉयज़ बिठाऊँ, मैं कितना बड़ा जगह लूँ? तो अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसको पता है कि फर्स्ट ईयर में 1 लाख यूनिट्स का ही डिमांड आएगा। एक पर्टिकुलर पीरियड में 1 लाख यूनिट्स ही वो बना के बेच पाएगा, इसी आसपास। उसने जो जगह लिया है, उस जगह पे 10 लाख कैपेसिटी जनरेट हो सकता है फिलहाल। तो अगर 10 लाख कैपेसिटी जनरेट हो सकता है, उसी के हिसाब से उसने एम्प्लॉयज़ भी बिठाया होगा, तो फिक्स खर्चे बढ़ गए। अब उसको पता है कि 1 लाख से अभी ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है, उसने जगह ले लिया 10 लाख का, 10 लाख गुड्स बनाने का, उसी हिसाब से उसने एम्प्लॉयज़ भी बिठा लिए, अच्छा खासा फिक्स एक्सपेंस दे रहा है, बट टर्नओवर तो उतना होगा नहीं, तो ये एक्सेस खर्चे दे रहा है, वो रिस्क ज़्यादा ले रहा है। अगर टर्नओवर धीरे धीरे नहीं बढ़ा तो फिक्स खर्चों का पेमेंट कैसे करेगा? यानी कि जो वो सेल करेगा, उस सेल के जो प्रॉफिट को अर्न करेगा, उस प्रॉफिट से 2 खर्चे पेमेंट करने जरूरी है ना। कौन से? एक रेंट, सैलरी प्लस अदर फिक्स एक्सपेंस। ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ये सारे ऑपरेशनल एक्सपेंस हैं। सिंपल सा, अगर मैं कोई क्लास ले रहा हूँ, मेरे को पता है कि मेरे अभी 10 ही स्टूडेंट आएंगे, मैंने इतना बड़ा जगह ले लिया, 100 स्टूडेंट का जगह ले लिया, मेरे को पता है कि अभी 1 साल तक 10 ही आएंगे, तो मैंने 90 स्टूडेंट को बिठाने का एक्स्ट्रा स्पेस लिया हुआ है, तो मेरा रेंट तो ज़्यादा लगेगा ना। तो मैं एक्सेस रेंट पे कर रहा हूँ, एक्सेस रिस्क ले रहा हूँ मैं। अगर मेरे स्टूडेंट नहीं बढ़े तो मेरा वो एक्सपेंस क्या हो जाएगा? फिक्स, मेरे को अपने आउट ऑफ पॉकेट देना पड़ेगा, तो उस जगह पे क्या हो जाएगा? नुकसान। तो अब समझिए ध्यान से, ऑपरेशनल रिस्क ये होता है कि क्या कंपनी इतना प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी, जिसको एक्चुअली कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या कंपनी इतना प्रॉफिट अर्न कर पाएगी, इतना कंट्रीब्यूशन अर्न कर पाएगी, क्या उसके फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट मीट हो जाएंगे? तो फर्स्ट रिस्क इज द रिस्क ऑफ ऑपरेशनल रिस्क, वेदर कंपनी इज एबल टू अर्न सो मच कंट्रीब्यूशन सो दैट इट कैन पे इजीली इट्स फिक्स ऑपरेशनल कॉस्ट। इसी रिस्क को मेजर किया जा रहा है किससे? ऑपरेशनल रिस्क जो हम बोल रहे हैं, इसी रिस्क को मेजर किया जा रहा है एक लिवरेज से, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। बात समझ रहे हैं? मैं भी अगर 10 स्टूडेंट ही मेरे आएंगे, मैं 100 का अगर ले रहा हूँ, तो मैं क्या ले रहा हूँ? रिस्क ले रहा हूँ। अगर मैं 100 नहीं कर पाया या उससे ज़्यादा नहीं कर पाया तो फिर तो दिक्कत होगा, मेरा फिक्स एक्सपेंस बढ़ गया। तो ये लिवरेज है, ये लॉस नहीं है, इट इज़ लिवरेज। लिवरेज को लॉस से आप कंपेयर मत करिएगा। लिवरेज इज द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू इंक्रीज द अर्निंग ऑफ शेयर होल्डर, ऑफ मालिक, ऑफ ओनर। ठीक है, तो जो पहला रिस्क हुआ ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है, इट arises ड्यू टू फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से आता है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल क्या हो सकता है इसका? रेंट, सैलरी, चलेगा इतना?
ठीक है। अब इसी को जो मेजर करते हैं, निकालते हैं भी रिस्क, जिससे हम जीपी रेशियो निकालते हैं, तो उसके लिए सेल को बेस मानते हैं, जीपी को बेस मानते हैं, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ये भी रेशियो है, लिवरेज भी रेशियो ही है, ठीक है, जो रिस्क को मेजर करता है। तो इसका मेजरमेंट कैसे होगा? इट इज मेजर्ड बाय OL। OL हुआ हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज। फॉर्मूला बाद में बताऊंगा, पहले बस समझ लेते हैं। पहला रिस्क कौन सा हुआ? ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है। किस वजह से होता है? फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से। ज़्यादा बड़ा जगह लेना, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को बिठा लेना, कुछ ऐसे खर्चे जो फिक्स होते हैं उसको एक्सेस कर लेना, जिससे रिस्क बढ़ जाए कि अगर सेल नहीं हुआ, अगर कंट्रीब्यूशन नहीं कमाए, जिसका पेमेंट कहाँ से करेंगे? ये रिस्क हुआ। अगर सेल बहुत ज़्यादा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आराम से हो जाएगा। मतलब कंपनी को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, कैपेसिटी कितना वो जनरेट करके सेल कर पाएगा, उसी के हिसाब से ये रिस्क लेना चाहिए। अब हम बाद में चेक करेंगे कि ऑपरेटिंग रिस्क ज़्यादा है कि कम है, ठीक है। दूसरा रिस्क है फाइनेंस का रिस्क, ठीक है। हमने पढ़ा था, हमने डिस्कस भी किया था इंट्रोडक्शन में, याद होगा। कंपनी जो फंड अरेंज करती है, जिसको हम बेसिकली कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर के अंदर में दो तरह के फंड होते हैं, एक डेट, दूसरा इक्विटी। एक पहला डेट, दूसरा कौन सा? इक्विटी। अब डेट का बात करें हम डेट का बात करें, उसमें लोन आ जाएगा, डिबेंचर्स आ जाएगा, बॉन्ड्स आ जाएगा। लोन, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सब पे क्या देना होता है? इंटरेस्ट। ये सब पे क्या देना होता है? इंटरेस्ट। और जहाँ तक बात है इक्विटी का, इक्विटी के अंदर एक इक्विटी शेयर होल्डर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है। एक चीज़ पहले थोड़ा समझ लीजिए, ये जो हम बेसिकली ये निकाल तो रहे हैं लिवरेज कंपनी के लिए, बट बेसिकली इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? इक्विटी शेयर होल्डर। और आप भी जानते होंगे, हम कहीं पढ़े भी हैं बहुत बार, आप पढ़े भी होंगे बहुत बार, कि इक्विटी शेयर होल्डर आर द लास्ट पर्सन्स टू रिसीव द इनकम ऑफ द कंपनी। कंपनी पहले सबको दे देती है, लास्ट में जो बचता है, वो ज़्यादा बचे या कम बचे, वो किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। जैसे होता है ना कि घर में कुछ फंक्शन है या कोई पार्टी है, कोई शादी है, तो नॉर्मली पहले किसको खिलाते हैं? मेहमान को। बाद में जो मालिक वो बैठेगा, वो लास्ट में, एकदम लास्ट में बैठेगा आराम से, पहले सबको निकाल दे, पे कर दे। तो उसी तरह से कंपनी जिससे पैसा लेती है उसको पहले पे कर देती है, उसका रिटर्न, इंटरेस्ट, डिविडेंड जो भी हो। बाद में जो बचेगा वो किसको मिलता है? इक्विटी। तो पहले ये बात दिमाग में रखिएगा, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली किस पे पड़ने वाला है? इक्विटी शेयर होल्डर। अब फाइनेंस रिस्क का जहाँ तक बात है, कंपनी जो फंड अरेंज करती है, मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, 3 तरह से अरेंज करती है। पहला डिबेंचर, जिसमें लोन भी आ जाएगा, बॉन्ड्स भी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी का तो साइड रखिए, 2 फंड का बात करते हैं हम लोग, 2 का। एक डिबेंचर जिसमें लोन भी आ गया, क्या देना होता है उस पर? इंटरेस्ट। और दूसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उस पर क्या देना होता है? प्रेफरेंस, डिविडेंड। प्रेफरेंस और इक्विटी में क्या डिफरेंस है? प्रेफरेंस का डिविडेंड फिक्स होता है शेयर होल्डर का, बट इक्विटी का डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, जब प्रॉफिट होगा तब देंगे। प्रेफरेंस को देना जरूरी होता है डिविडेंड, बट हाँ, अगर इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो बाद में मिला के देंगे, लेकिन देंगे। अब समझिए बात को, यहाँ पर कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न कर रही है, और कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डिवेंचर होल्डर है, ठीक है, लोन है, जो पैसा हम खुद से अरेंज कर सकते थे शेयर इशू करके, हमने डिवेंचर भी इशू कर लिया, लोन भी ले लिया। अब इसका 2 बात है, पहला इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और ऐसा क्यों किया गया वो बाद में आते हैं। पहले इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अगर डिवेंचर इशू करते हैं, लोन लेते हैं, तो क्या देना पड़ेगा उस पर? इंटरेस्ट। अब कंपनी प्रॉफिट अर्न करे या नहीं करे, कंपनी प्रोडक्शन करे या नहीं करे, इंटरेस्ट कॉस्ट तो क्या होगा? फिक्स। इंटरेस्ट तो देना है, इंस्टॉलमेंट्स तो देना है, ठीक है। प्रिंसिपल का मैं इग्नोर करता हूँ, मेनली इंटरेस्ट तो हमारा एक्सपेंस हुआ ना, तो एक्सपेंस कहाँ से रहते हैं? प्रॉफिट से। प्रॉफिट नहीं हुआ तो देखिए, अगर आप कोई बिजनेस करें, आपने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, सारा पैसा आपका लगा हुआ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है।
बट आपने सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी किसी बाहरी आदमी से एज ए लोन लिया। अगर आप अब बिजनेस नहीं करेंगे या कम बिजनेस करेंगे या प्रॉफिट कम होगा तो इंटरेस्ट का पेमेंट कहाँ से करेंगे? तो क्या ले रहे हैं? रिस्क, इंटरेस्ट एंड दूसरा प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर और जो डिवेंचर है उसका इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड आर द फिक्स कॉस्ट ऑफ फंड, आर द फिक्स कॉस्ट ऑफ फंड। तो इसका रिस्क है कि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो इसको कहाँ से पेमेंट करेंगे? कि जो बेसिकली रिस्क आया इसको फाइनेंस रिस्क बोलते हैं, कि क्या कंपनी इतना प्रॉफिट कमा पाएगी कंट्रीब्यूशन की फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट देने के बाद भी इतना प्रॉफिट बच रहा है कि कंपनी क्या फिक्स कॉस्ट ऑफ फाइनेंस दे पा रही है कि नहीं दे पा रही है। इसको बोलते हैं, इसको कैसे मेजर करते हैं? फाइनेंशियल लेवरेज से, एफएल बोलते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज इज द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डिवेंचर, लोन एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, सो दैट company can increase the earning of equity shareholder, but company is facing a risk whether company is able to earn such amount of profit so that such fixed cost of interest or preferred dividend can be paid or not, can be payable or not। बात समझ रहे हैं यहाँ पर? क्या कंपनी उतना प्रॉफिट कमा पाएगी कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड प्रेफरेंस का और डिवेंचर और लोन का इंटरेस्ट कंपनी दे पाएगी कि नहीं? इसको बोलते हैं फाइनेंस रिस्क, क्योंकि उनको देने के बाद ही किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर दो रिस्क बियर करता है, या इक्विटी के तक पहुंचने तक, इक्विटी के अर्निंग पहुंचने तक, इक्विटी के पास अर्निंग पहुंचने तक दो रिस्क इक्विटी शेयर होल्डर हैव टू बियर। पहला ऑपरेटिंग रिस्क ड्यू टू फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, और दूसरा कौन सा? फाइनेंस रिस्क ड्यू टू फिक्स फाइनेंशियल एक्सपेंस, फिक्स फाइनेंस कॉस्ट ऑफ फंड। पहला इंटरेस्ट, दूसरा प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी का तो बात ही मत करिए, ओनली प्रेफरेंस डिविडेंड का, और दूसरा कौन सा? इक्विटी डिविडेंड का बात करिए। ठीक है, तो अभी इसमें देखिए सेकंड, हाँ दूसरा बात मैंने और बोला था, पहला बात तो कि फिक्स कॉस्ट है, दूसरा कंपनी ने डिवेंचर इशू ही क्यों किया, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू ही क्यों किया? इसका बहुत सिंपल सा कारण है, कंपनी का मालिक हुआ इक्विटी। मैं इसको बताता हूँ, पहले ये लाइन खाली सुन लीजिए, मैं एग्जाम्पल भी दूंगा। कंपनी का मालिक हुआ इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लेती है तो उनको प्रेफरेंस डिविडेंड देती है, उसका रेट फिक्स होता है 8, 10, 11, 9 जो भी हो। और जब कंपनी डिवेंचर से पैसा लेती है तो उसका भी क्या होता है? इंटरेस्ट का रेट फिक्स होता है, उसको डिवेंचर का इंटरेस्ट या कूपन रेट बोलते हैं, 8, 9, 10 जो भी रेट रहे, उनका रेट ना फिक्स होता है। अगर कंपनी प्रॉफिट कम कमाएगी तब भी उतना, ज़्यादा कमाएगी तब भी उतना। बट रिस्क कौन ले रहा है ज़्यादा? इक्विटी, क्योंकि इक्विटी को सबसे लास्ट में मिलता है। इवन कंपनी बंद भी होगा तब भी पैसा इक्विटी को सबसे लास्ट में मिलता है। तो रिस्क कौन ले रहा है? इक्विटी। और जो ज़्यादा रिस्क लेगा उसको रिटर्न भी तो ज़्यादा देना होगा। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, जब कंपनी इक्विटी से पैसा लेती है तो इक्विटी कुछ ना कुछ तो डिमांड करेगा ना। आप बैंक में एफडी करते हैं तो फ्री में दे रही है, पैसा रखो बैंक को, जब मन करेगा बैंक तब आपको देगा। आपको बैंक क्या देगा? इंटरेस्ट। तो उस तरह से जब कंपनी में शेयर परचेज करते हैं तो कुछ रिटर्न चाहिए होता है ना। वो रिटर्न जो होता है वो कंपैरेटिवली डिवेंचर होल्डर से और प्रेफरेंस से ज़्यादा होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर क्या ले रहा है? रिस्क, ज़्यादा रिस्क नहीं, ज़्यादा रिस्क ले रहा है। तो इक्विटी शेयर होल्डर अगर ज़्यादा रिस्क ले रहा है तो उसको रिटर्न भी ज़्यादा देना होगा। तो उसी चीज़ को कम करने के लिए कंपनी क्या करती है? डिवेंचर इशू कर देती है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर देती है। उसका कॉस्ट क्या होता है? कम होता है। अगर मान लीजिए हमको 1 करोड़ का फंड चाहिए और अगर हम सारा इक्विटी शेयर से बोरो करें, ठीक है, तो उसमें इक्विटी को देना होगा। बट अगर हम सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, सपोज 60 लाख रुपीज़ का लोन ले लें, बाकी 40 लाख रुपीज़ का इक्विटी शेयर इशू कर दें, तो हमारा 60 लाख का कॉस्ट कंपैरेटिवली 40 लाख से क्या होगा? कम होगा। अल्टीमेटली ये होगा कि अर्निंग क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। मैं एग्जाम्पल दूंगा इसके बाद, ठीक है। अब एक बात को समझिएगा, फाइनेंस रिस्क का जहाँ तक बात है मैंने बता ही दिया, मैं थोड़ा लिख देता हूँ। It arises due to
फिक्स फाइनेंस कॉस्ट। क्या होता है इसमें? दो आएगा, एक इंटरेस्ट एंड दूसरा क्या आएगा? डिविडेंड। एक इंटरेस्ट, दूसरा क्या आएगा? डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड, पर्टिकुलरली प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, इसको कैसे मेजर करेंगे? इट इज मेजर्ड बाय एफएल। एफएल को बोलते हैं हम लोग फाइनेंस या फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, एक हुआ हमारा ओवेल, दूसरा कौन सा हुआ? एफएल। और दोनों रिस्क को अगर कंबाइन लेंगे तो इसको बोलेंगे कंबाइन लिवरेज। टोटल रिस्क ये ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करता है और ये फाइनेंस रिस्क को मेजर करता है। फॉर्मूला सब पढ़ेंगे इसका। ठीक है, और ओवेल एफएल को अगर हम कंबाइन ले लेंगे तो क्या बोलेंगे? इसको कंबाइन लिवरेज। ये क्लियर हुआ? अब मैं एक एग्जांपल पहले दे रहे तो फटाफट आपको कि कंपनी लिवरेज कैसे लेके, कंपनी कैसे लिवरेज को यूज़ करके इक्विटी शेयर होल्डर का अर्निंग बढ़ा सकती है, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। मैं फॉर्मूला तो बताना शुरू, क्वेश्चन नहीं बनने लगेगा। फॉर्मूला बताएंगे, क्वेश्चन बनेगा, रेशियोज है, थोड़ा सा रीजनिंग भी यूज़ होगा इसमें। ठीक है, तो पहले मैं बता रहे तो लिवरेज का फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, इकोनॉमी भी आता है, इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक छोटा सा केस स्टडी लेता हूँ। चलिए एक केस स्टडी लेता हूँ। हाउ leverage is beneficial for company। किस तरह से कंपनी लेवरेज का फायदा उठाती है, लेवरेज लेके फायदा उठाती है। तो मैं एग्जांपल एक लेता हूं। देखिए, हाँ, यहाँ पर ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा, प्रॉफिट का यूज़ होगा, पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा, वर्टिकल फॉर्म में बनेगा। कॉस्टिंग में एक चैप्टर है, एक मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, उसमें वर्टिकल फॉर्म में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनता है, जिसमें पहले हम सेल लेते हैं, फिर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, फिर कंट्रीब्यूशन लेते हैं, फिर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आता है। मैं हल्का बता देता हूँ उसको क्या फॉर्मेट रहता है। ठीक है, मैं इसको पीएल से कंपेयर नहीं करूँगा, वो नॉर्मल सा स्टेटमेंट है जिसका यूज यहाँ पर होगा। ठीक है, होता क्या है देख लीजिए एक बार। इनकम स्टेटमेंट बनाने का एक और तरीका क्या है? ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में। ऐसा इसको मार्जिनल कॉस्टिंग का भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या होता है? पहले सबसे पहले लेते हैं सेल, मतलब रेवेन्यू, उसमें से क्या माइनस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। कंपनी के अंदर, मतलब बिजनेस के अंदर जितने खर्चे होंगे, खर्चे को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक फिक्स, दूसरा वेरिएबल। वेरिएबल जो खर्चा होता है वो आउटपुट होगा, मतलब प्रोडक्शन होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं लगेगा, जैसे वेजेस या मटेरियल या अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और फिक्स एक्सपेंस क्या होते हैं? जो खर्चे लगने ही लगने हैं, जैसे रेंट, सैलरी, अगर काम होगा या नहीं। ठीक है, तो पहला वेरिएबल कॉस्ट हुआ, उसको माइनस कर दें। अब जो आता है उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। एक हद तक ग्रॉस प्रॉफिट बोल सकते हैं, बट जरूरी नहीं है। आया कंट्रीब्यूशन, इसमें से माइनस करते हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो इससे आता है हमारा EBIT। EBIT को एक और नाम से बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है,
एक और नाम है इसका, ये तो याद कर लीजिएगा बढ़िया से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसमें से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट को फाइनेंस एक्सपेंस भी बोलते हैं। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से क्या माइनस करेंगे, टैक्स। ठीक है, जो रेट देगा ये आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसको पैट भी बोलते हैं, पैट। यही नेट प्रॉफिट होता है हमारा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यही होता है। इसमें से माइनस करते हैं हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड, और इसको जो अब जो बचता है उसको बोलते हैं अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये हमारा फॉर्मेट रहता है नॉर्मली इनकम स्टेटमेंट का, जिसको हम बेसिकली यूज़ करेंगे लिवरेज में। इसी के बेसिस पे फार्मूला है सारा, इसी के बेसिस पे सारा फार्मूला है। पहले सेल लेना है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है ऑपरेटिंग का, तो फिर हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, उसमें से माइनस करना है आपको क्या, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, फिर जो आएगा उसको बोलते हैं ईबीआईटी। ईबीआईटी से माइनस, ईबीआईटी को एक और नाम से बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसमें से माइनस, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, इंटरेस्ट फाइनेंस एक्टिविटी है, नॉन ऑपरेटिंग, इसलिए इंटरेस्ट के पहले के प्रॉफिट को बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसमें से इंटरेस्ट माइनस करें तो क्या आएगा, ईबीटी। उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब उसमें से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड, जो आएगा उसको बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसी से निकलता है हमारा ईपीएस। इसी को अगर हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी, अगर मान लीजिए सपोज करिए ये प्रॉफिट 1 लाख आया और हमारे 50,000 इक्विटी शेयर है, तो 1 लाख प्रॉफिट 50,000 इक्विटी शेयर के लिए, 1 लाख या 50,000 कितना आएगा, 2 रुपया। 2 रुपये इज द ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, इक्विटी के लिए निकालते हैं। ये ध्यान रहेगा स्टेटमेंट, बता रहा हूँ इसको। अब मैं लिवरेज कैसे यूज़ करते हैं कंपनी, ताकि कंपनी अपना अर्निंग्स बढ़ा सके, पर रिस्क भी तो बढ़ जाता है, रिस्क भी तो बढ़ता है। एक थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। ₹50 lakhs fund is employed in assets। 50 लाख का फंड है जो एसेट्स में लगा हुआ है। ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट is 12%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कंपनी कमाती है प्रॉफिट वो 12% है। मैं ज्यूम कर रहा हूँ सारा डेटा, ज्यूम कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये। ठीक है, और टैक्स मान लीजिए 40%। ठीक, आप 2 ऑप्शन लेते हैं। टोटल फंड कितना है, 50 लाख टोटल फंड है। ठीक है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, इक्विटी शेयर कैपिटल। ऑप्शन 1 में ले लेते हैं $40 लाख और 10% डिवेंचर है 10 लाख। टोटल कितना हो गया, 50। टोटल फंड हो गया। ऑप्शन 2 में उल्टा कर देता हूँ, मेरी बस इसको ले लेता हूँ मैं 10 लाख, इसको मैं कर लेता हूँ 40। टोटल कितना फंड हो गया, 50। ऑप्शन 1 में डिवेंचर्स कम है, अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 80-20% आएगा।
ये कैपिटल स्ट्रक्चर हुआ। और ऑप्शन 2 में मैंने देखिए ये 40 भी हो सकता था खाली, मतलब सॉरी पूरा 50 इक्विटी से भी ले सकते थे। मैंने डिबेंचर कम रखा, ठीक है, मतलब गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड अभी कम है, ठीक है, आराम से पहुंचेंगे लेकिन पहुंचेंगे। बट यहाँ पर क्या है, डिबेंचर बढ़ा लिए, एकदम एग्रेसिव होकर डिबेंचर ले लिए, लोन ले लिए बाहर से, 40 लाख का डिबेंचर बढ़ा लिए, ठीक है। और इक्विटी क्या कर दी, कम, यानी कि इक्विटी पे स्ट्रेस कम है, मतलब हमने इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर कम इशू किया। अच्छा मान लीजिए ये जो शेयर है ना ₹10 ईच का शेयर है, एक शेयर 10 रुपये का है, तो नंबर ऑफ शेयर निकल जाना चाहिए। 40 लाख बाय 10 करेंगे कितना आएगा सॉरी 100 कर लीजिए इसको, एक शेयर 100 रुपये का है, 40 लाख को 100 से डिवाइड करिए कितना आएगा 40,000 शेयर्स, और 10 लाख को डिवाइड करिए 100 से कितना आएगा 10,000 शेयर, ठीक है। पहला ऑप्शन में कितने शेयर्स हैं 40,000 इक्विटी शेयर, दूसरे ऑप्शन में कितने हैं 10,000 शेयर्स हैं, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आते हैं ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ठीक। 12% प्रॉफिट कमा रहे रिटर्न ऑन एसेट, मैंने वो लिख दिया बगल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो क्या होगा EBIT। मैं अभी कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, खाली लिवरेज को कंपनी कैसे यूज करती है, रिस्क लेती है ताकि अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर बढ़ जाए, वो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। EBIT कितना बोल रहा है 12%, तो EBIT हमारा हो जाएगा 50 लाख का 12%, 50 लाख का 12% निकाल लीजिए कितना आएगा 6 लाख, दोनों केस में 6 लाख। फंड टोटल 50 है, बट बोरो करने का पैटर्न अलग है, स्ट्रक्चर चेंज है, हमारा स्ट्रक्चर डिफरेंट है डेट इक्विटी मिक्स का, ठीक है। अब क्या फॉर्मेट था, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू EBIT। अब उसमें से पहले क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट माइनस करो। इंटरेस्ट देखिए इस केस में कितना होगा 10 लाख का 10%, 10 लाख का 10%, ठीक है, कितना आएगा 1 लाख। इस केस में कितना होगा 40 लाख का 10%, कितना आएगा 4 लाख। आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट बढ़ गया, हाँ बढ़ गया, एकदम बढ़ गया। माइनस करिए कितना आ रहा है 5 लाख, 5 लाख क्या बोलेंगे इसको, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे टैक्स, कितना परसेंट लिया मैंने 40, तो 5 लाख का 40% कितना होगा 2 लाख, और सॉरी ये हो जाएगा कितना 2, और 2 लाख का 40% कितना होगा 80,000, ठीक है। माइनस करेंगे कितना आएगा ये 3, ये कितना आ गया 120, अर्निंग आफ्टर टैक्स। प्रेफरेंस मैंने लिया नहीं है, तो ये सारा का सारा अर्निंग किसके लिए होगा, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये आ गया हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसको मैं ले लेता हूँ A नंबर कर लेता हूँ, A ऐसे ही। अब यहाँ पर लिखिए आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इस केस में इक्विटी शेयर्स कितने हैं 40,000, इस केस में इक्विटी शेयर कितने हैं 10,000। EPS निकाले कितना आएगा, EPS क्या होगा A, मतलब ये वाला फिगर A बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो पहला केस में कितना हो जाएगा हमारा 3 लाख बाय 40,000, 7.5। इसमें EPS आ रहा है कितना 7.5 पर शेयर हमारा EPS आ रहा है, ठीक है। EPS आ रहा है हमारा 7.5, इसमें कितना आएगा 120 बाय 10 ₹12। यहाँ पर एक शेयर पे कंपनी 7.5 कमा रही है, यहाँ एक शेयर पे कितना कमा रही है 12 रुपया। अर्निंग पर शेयर क्या हो गया, बढ़ गया।
अर्निंग पर शेयर क्या हो गया, बढ़ गया। देखिए ध्यान से, 10 लाख से डिवेंचर कितना कर दिया, 40। 10 लाख से डिवेंचर कितना कर दिया, 40। यानी कंपनी अपना मैक्सिमम मनी अब सेकंड केस में ऑप्शन में डिवेंचर से बोरो कर रही है। तो डिवेंचर का फंड का जो अमाउंट है वो बढ़ गया। इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो इक्विटी शेयर का ईपीएस है वो बढ़ जा रहा है। ये कंपनी क्या ले रही है, लिवरेज। ये कंपनी क्या ले रही है, लिवरेज। बट सोचिए एक बात, मैं इसका रीज़न भी देता हूँ ऐसा क्यों हुआ। सोचिए एक बात को, डिवेंचर बढ़ाने से ईपीएस तो बढ़ गया, क्यों मैं बताता हूँ। लेकिन डिवेंचर का अमाउंट बढ़ने से एक रिस्क भी तो आ गया कि अगर ये सेल नहीं हुआ, अगर सेल नहीं हुआ या सेल कम हुआ तो कंपनी के पास इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा कि नहीं कि कंपनी इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन पे कर पाएगी या नहीं। क्या कंपनी इस इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन, देखिए इंटरेस्ट पहले 1 लाख था, फिर कितना हो गया, 4 लाख। अच्छा खासा इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ गया है। तो कंपनी क्या ले रही है, रिस्क, इंटरेस्ट को बढ़ा रही है। ठीक है, नो डाउट ईपीएस बढ़ रहा है, नो डाउट ईपीएस बढ़ रहा है, बट कंपनी रिस्क ले रही है। कंपनी रिस्क ले रही है कि इंटरेस्ट को बढ़ा के कंपनी ईपीएस को बढ़ाना चाह रही है। तो कंपनी एक एफर्ट लगा रही है, ट्राई कर रही है। बट जहाँ प्रॉफिट नहीं हुआ या रेवेन्यू नहीं आया, तो कोई भी ऐसा कुछ अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी ऐसा रीज़न हुआ जिस कारण से प्रॉफिट नहीं कमाए, तो इंटरेस्ट कहाँ से पेमेंट करेंगे। तो वहाँ पर कंपनी को रिस्क हो जाएगा, वहाँ पर कंपनी को रिस्क हो जाएगा। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है तब कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट कम है तो लिवरेज कम होना चाहिए, इंटरेस्ट कम होना चाहिए, लोन कम होना चाहिए। ठीक है, अब एक माइंड में अगर क्वेश्चन अगर आ रहा है कि ईपीएस बढ़ कैसे गया। अब ईपीएस बढ़ने का कारण सुन लीजिए क्या है। पहला देखिए, ईपीएस बढ़ने का कारण क्या है। रीजंस फॉर हायर ईपीएस। ईपीएस बढ़ने का कारण क्या है। सबसे पहला एक तो सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा मतलब आंसर है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर घट गए। पहले इक्विटी शेयर होल्डर नहीं बोले, इक्विटी शेयर बोलते हैं। पहले इक्विटी शेयर कितने थे, 40, फिर हो गए 10, बट ये जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको दूसरा रीज़न। ठीक है, ये भी दूसरा रीज़न ये है, अगर आप ध्यान दें कंपनी कितना कमा रही है, 12%। कंपनी 12% कमा रही है और डिबेंचर का देखिए इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%। तो कंपनी को 2% का बेनिफिट तो हुआ ना कि 40 लाख का जो फंड किया गया, 10 लाख से 40 लाख कंपनी एक्स्ट्रा डिबेंचर इशू कर रही है, जिसको नॉर्मली 12%, जो कि सोचिए अगर सारा इक्विटी होता तो फिर तो 12% इक्विटी का हो जाता। तो कंपनी क्या कर रही है, कम कॉस्ट वाला फंड लेके आ रही है, डिबेंचर रिस्क लेके कंपनी कम कॉस्ट वाला फंड ला रही है, 10% वाला। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इज लोअर देन रिटर्न। जितना हम कमा रहे हैं उससे कम कॉस्ट पे हम लोग डिबेंचर इशू कर रहे हैं। एक फ़ायदा तो ये हुआ। और तीसरा कारण, एक तो ध्यान दीजिएगा, अगर डिबेंचर नहीं होगा तो सारा प्रॉफिट किसका, 12% इक्विटी टैक्स पेमेंट करने के बाद। बट कंपनी डिबेंचर कम रेट पे इशू कर रही है, तो अल्टीमेटली फ़ायदा किसको मिलेगा, जो बचे हुए इक्विटी हैं, 10,000 शेयर। तीसरा कारण ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है ये वाला, आप टैक्स भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, तो टैक्स में आपको टैक्स पढ़े होंगे, आपको टैक्स में ध्यान में होगा कि डिबेंचर्स पे जो हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं ये हमारा एक्सपेंस होता है। डिबेंचर पे हम जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं ये हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है कि नहीं। और एक्सपेंस पीएल में क्या होता है, डेबिट। मैं कि पहले बता देता हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर अकाउंट्स टैक्स का कहीं कहीं थोड़ा बहुत यूज़ होगा। हम आगे जब बढ़ेंगे थोड़ा बहुत यहाँ भी में भी आ जाए, अकाउंट्स और टैक्स का थोड़ा बहुत एंट्री नहीं करना है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा कंसेप्ट यूज़ होगा भी अकाउंट्स में ऐसे होता है, टैक्स में ऐसे होता है। ठीक है, मैं लिंक करूँगा थोड़ा बहुत। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, डिबेंचर का इंटरेस्ट पीएल में डेबिट होगा, खर्चा क्या होगा बताइए, बढ़ेगा। पहले इंटरेस्ट कितना था,
1 लाख, फिर इंटरेस्ट कितना हुआ 4 लाख, तो 1 लाख से इंटरेस्ट बढ़ के कितना हो गया 4 लाख, 3 लाख से इंटरेस्ट बढ़ गया। 3 लाख से इंटरेस्ट क्या हो गया, बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया। 3 लाख से खर्चा अगर बढ़ेगा तो एक्सपेंस बढ़ गया, है ना। 3 लाख से एक्सपेंस बढ़ गया, तो बताइए अगर 3 लाख से एक्सपेंस बढ़ेगा तो 3 लाख से इनकम कम हो जाएगा। टैक्स में क्या होगा, सेविंग्स। जो टैक्स हम पहले 5 लाख पे दे रहे थे, अब वो टैक्स किस पे दे रहे हैं, 2 लाख पे। 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट का से एक्सेस हो गया ना, 3 लाख रुपया। 1 लाख से 4 लाख इंटरेस्ट हुआ तो 3 लाख से इंटरेस्ट बढ़ गया। 3 लाख का 40% निकालो आप, कितना आएगा 1/20। टैक्स में 1/20 का सेविंग हो रहा होगा। 2 लाख से देखिए टैक्स घट के कितना हो गया 80, टैक्स लायबिलिटी घटा दिया। इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, मतलब उसको पीएल में डेबिट करने मिलता है, जिससे क्या होगा, हमारा खर्चा बढ़ेगा, इनकम कम हो जाएगा, टैक्स में क्या होगा, सेविंग्स होगा। और टैक्स में अगर सेविंग्स होगा तो अल्टीमेटली फायदा किसको होगा बताइए, इक्विटी शेयर होल्डर को। उनका अर्निंग्स क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन कौन सा इक्विटी का, जो अभी बचे हुए हैं। सेकंड केस में कितने इक्विटी हैं, 10,000। तो ये फायदा अल्टीमेटली इक्विटी को मिल जाता है। जो 12% दे रहे थे उससे भी कम देना पड़ रहा है। क्यों, हम जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, अगर थोड़ा सा लिंक करो, हम जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, 4, 1 से 4 लाख, तो 3 लाख इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहे हैं, बट 3 लाख वाला हमको सेविंग भी तो करके दे रहा है, टैक्स सेविंग। तो तीसरा क्या है, इंटरेस्ट। ये बाद में आएगा, ये बाद में आएगा, ठीक है। अभी बस कंसेप्ट बता रहा हूँ। इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, मतलब इससे क्या होता है, हमारा टैक्स सेविंग्स बढ़ जाता है। तो ये 3 कारण हुए जिसकी वजह से क्या हुआ, कंपनी ने डिबेंचर्स बढ़ा के, इक्विटी को हटा के डिबेंचर्स बढ़ा के इंटरेस्ट कॉस्ट भी क्या कर लिया, लेकिन बढ़ा लिया ना। बट अल्टीमेटली फायदा क्या हो बताइए, ईपीएस क्या हो गया, बढ़ गया। कंपनी क्या ले रही है फिर, लिवरेज ले रही है कंपनी इज टेकिंग लिवरेज। यही तो लिवरेज है, पता है कौन सा लिवरेज है, ये वाला फाइनेंस का लिवरेज है। क्योंकि मैंने अभी फिक्स कॉस्ट का बात ही नहीं किया, ये फाइनेंस का लिवरेज है, ये बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो कंपनी इस केस में क्या कर रही है, फाइनेंस रिस्क ले रही है। कंपनी इक्विटी शेयर पे डिपेंडेंट ना होकर किस पे डिपेंडेंट है, डिबेंचर्स पे। तो डिबेंचर को बढ़ा के अल्टीमेटली कंपनी इंटरेस्ट कॉस्ट तो बढ़ा रही है, फिक्स एक्सपेंस तो बढ़ा रही है, बट अल्टीमेटली आप देख ही रहे हैं, आपके सामने एग्जांपल बना हुआ है। अल्टीमेटली देखिए अर्निंग पर शेयर क्या हो गया, इक्विटी का बढ़ गया। तो कंपनी लॉस में नहीं है, कंपनी इज टेकिंग फाइनेंस रिस्क, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। कुछ समझ आया, ठीक है। अब मैं OLFL क्या होता है पूरा बताऊंगा, मतलब डिस्कस तो कर ही रहे हैं, फॉर्मूला बताऊंगा कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा मैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ध्यान रखिए एग्जाम्पल ये वाला। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ लिवरेज। लिवरेज कितना तरह का होता है, मतलब कैसे निकालते हैं, डिस्कस तो कर ही लिए हम लोग। सबसे पहला है हमारा OL मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है। ऑपरेटिंग लिवरेज मैं एग्जांपल से बताऊंगा सारा, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअली कंट्रीब्यूशन बाय EBIT,
ओएल का फॉर्मूला होता है हमारा कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। देखिए आपके सामने देख लीजिए लिखा हुआ है ओएल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। अब कैसे निकलते बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस ₹10 पर ईच है, वेरिएबल कॉस्ट ₹6 पर ईच है, ठीक है। ईयर 1 और मान लीजिए कि फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट मान लीजिए 20,000 है, जिसमें क्या आ सकता है, रेंट, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये सब आएगा। सपोज करिए ईयर 1 में 10,000 यूनिट्स सेल हुआ। ईयर 1 में 10,000 यूनिट्स क्या हुआ, सेल हुआ। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, सेल लिखेंगे। सेल क्या होगा हमारा, 10,000 इंटू 10, 1,00,000 यूनिट्स। उसमें से क्या माइनस करेंगे हम लोग, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट। 10,000 इंटू कितना होगा, 60। इसको माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना, कितना आएगा 40,000। उसमें से अगर हम माइनस कर दें फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो दे देगा आपको, बाइफरकेट करके दे देगा। इसमें कितना है, 20,000। इसको माइनस करिए तो क्या आ जाएगा हमारा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड, इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कितना, 20,000। ये आ गया हमारा। अब इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, ओएल निकाल लेते हैं। ओएल क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कितना है, 40, ईबीआईटी कितना, 20, कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स। हाँ, ये रेशियो जो है टाइम्स में निकलता है। आपने सुना होगा जीपी रेशियो परसेंटेज में निकलता है, जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। कुछ रेशियो प्रोपोर्शन में निकलते हैं, रेशियो में 1:1, 2:1। ये रेशियो टाइम्स में निकलता है। ये जो आया कितना आया, 2 टाइम्स। अब 2 टाइम्स ऑपरेटिंग लिवरेज है। अब इससे ठीक है, ओवल तो निकल गया, बट अब एक डाउट आएगा, ये अच्छा है, खराब है, ठीक है, ठीक है, रिस्कियर है, कैसे चेक करेंगे। मैं एग्जांपल को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। ऐसे कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि अभी आप कह नहीं सकते ना कि कम रिस्क ज़्यादा है कि नहीं है। मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूँ इसको, देखिएगा अभी कि रिस्क है कि नहीं है, या बढ़ गया या कम हो गया। मैं काम करता हूँ, ओएल तो हमारा आ गया, मैं काम करता हूँ। सपोज ईयर 2 में 20% से सेल बढ़ा देते हैं। ईयर 2 में जो है 20% से सेल बढ़ा देते हैं, मतलब नंबर ऑफ यूनिट बढ़ गया। हाँ, एक चीज़ मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट सेम रखते हैं पर यूनिट, मतलब ये चेंज नहीं होगा। ये मेरा केस है, चेंज होगा तो फिर थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा। अब बनाते हैं इसको, अब फिर बनाते हैं। सेल 10,000 का 20% कितना होगा, 2,000, कितना हो जाएगा, 12,000। तो 12,000 इंटू कितना, 10, 1 20। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, 12,000 इंटू कितना, 6, 72, ठीक है, कितना आएगा, 48। क्या बोला जाएगा इसको, कंट्रीब्यूशन। उसमें से क्या माइनस करिएगा, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो तो चेंज नहीं होगा, उसी कैपेसिटी में रह के काम कर रहे हैं। कितना है, 20,000। प्रोडक्शन बढ़ गया ना, कैपेसिटी चेंज नहीं की है, तो क्या आ जाएगा हमारा ईबीआईटी, कितना हो गया, 28, ठीक है। अब निकालते हैं ओएल कितना आएगा, ओएल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, 48,000 बाय 28,000।
ये आ रहा है 1.71 टाइम्स। अब आप लिंक करो इससे, पहले 2 टाइम्स था, घट के कितना हो गया 1.71। मैं इसे एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ। ओएल अगर घट रहा है, जैसे 2 से 1.7 हो गया, रिस्क कम हो रहा है, रिस्क कम हो रहा है। मतलब कंपनी जिस कैपेसिटी में काम कर रही है, जिस जगह में काम कर रही है, जितने एम्प्लॉइज कंपनी ने बिठा के रखे हैं, उसी कैपेसिटी में प्रोडक्शन धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब दिमाग में क्या आएगा, रिवेन्यू तो हमारा बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, आराम से हम फिक्स कॉस्ट को मीट कर पाएंगे। अगर ये 20% से घट जाता, अगर ये 20% से घट जाता, मैं पहले बता देता हूँ आपको, ये जो ओएल है ये बढ़ जाता, 2 से ज़्यादा आता। आप करके देख सकते हैं, ठीक है। ओएल ये एक पर्टिकुलर लेवल पे है, अभी एकदम एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 40,000 से 20,000 तो आप पेमेंट कर ही लेंगे, बट रिस्क है या नहीं वो कैसे पता चलेगा। ठीक है बोल सकते हैं, बट जैसे ही हमने प्रोडक्शन बढ़ाया, 20% कर लिया, बढ़ा दिया सॉरी, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, कंट्रीब्यूशन क्या होगा, बढ़ेगा। ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आने से हम आसानी से फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट को बियर कर पाएंगे। एक चीज़ मैं और बताता हूँ कैसे, देखिए। पहले हम 20,000 को पेमेंट करने के लिए हम 40 कमाते थे, अब उसी 20 को पेमेंट करने के लिए कितना कमा रहे हैं, 48। बैकअप बढ़ गया है, फिक्स कॉस्ट का बैकअप बढ़ गया है। बैकअप मतलब प्रॉफिट्स आर इन एक्सेस देन प्रीवियस डेटा टू मीट द फिक्स कॉस्ट। जितना कंट्रीब्यूशन हम अभी कमा रहे हैं, मतलब ईयर 2 में, वो ईयर 1 से ज़्यादा है, तो फिक्स कॉस्ट को तो मीट करने में दिक्कत नहीं होगा। पहले तो मीट हो ही जा रहे थे, अब तो और प्रॉफिट है, यानी कि श्योरिटी बढ़ गया है, बैकअप बढ़ गया है। जैसे एक लैपटॉप में काम कर रहे हैं, डेटा खाली उसी में है, गया लैपटॉप टूट गया, बनेगा ही नहीं, गया डेटा, बट हमने उसको पेन ड्राइव में रखा हुआ है, उसको सीडी ड्राइव में भी, डीवीडी ड्राइव में रखा हुआ है, तो क्या होगा, अगर लैपटॉप भले ही नुकसान होगा, लेकिन जो डेटा हमारा कीमती है वो तो सिक्योर रहेगा ना। तो जितना हम बैकअप करके रखते हैं, जितना हमारे पास बैकअप होता है कि हम इसको पेमेंट कर लेंगे, श्योरिटी बढ़ जाता है। तो ये बैकअप बढ़ गया तो ओवेल घटना है, यानी कि ओवेल ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है। ओवेल कम है, रिस्क क्या होगा, कम होगा। यानी कि कंक्लूजन इसे निकाल सकते हैं, हाइयर ओवेल, मैं यहाँ बता देता हूँ, हाइयर ओएल रिस्क ज़्यादा है, लोअर ओएल रिस्क क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, लोअर ओएल का कारण क्या होगा, कंट्रीब्यूशन या बैकअप क्या हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है। कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, ओएल क्या होगा, कम होगा। तो आप बोल सकते हैं जितना ओएल कम हो उतना अच्छा है, जितना ओएल कम हो उतना अच्छा है। जैसे सपोज मान लीजिए ये 40 है ना, मैं इसको 1 लाख कर दे रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट कितना है 20, कितना आएगा EBIT 80। ओएल क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, घटेगा। रिस्क कम हो रहा है ना, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा कमा रहे हैं, तो कितना आएगा देखिए 1 लाख बाय 80,000। रिस्क और कम हो जाएगा ना 1.25 और घट गया रिस्क। हायर द प्रॉफिट लोअर द रिस्क। ठीक है, अब इसमें क्या समझिएगा, जब बिजनेस शुरू होगा, जब कमेंट मैं जो कुछ ना बीच में बात बोलूँगा वो कमेंट करने में, क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन जो आता है लिवरेज का उसमें कमेंट करने भी आता है। ठीक है, क्वेश्चन पे लिवरेज पे कमेंट करने आता है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है तो लिवरेज हमारा घट रहा है, कमेंट करने आएगा। अगर बिजनेस शुरू किए और ओएल ज़्यादा है तो रिस्क ज़्यादा है, फेवरेबल नहीं है, मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मेरे पास अब स्टार्टिंग में 10 बच्चा आ रहा है, मैं 1000 बच्चा बैठने का जगह ले लूँ
तो रिस्क बढ़ जाएगा मेरा ना। मेरे को लग रहा है कि एक साल में 50 से ऊपर नहीं जाएंगे एक साल तक, तो मैं क्या करूँगा 50-60 के अराउंड का बैठने का जगह लूँगा रेंट पे, उसी के हिसाब से मैं पेमेंट करूँगा। बाद में अगर बढ़ेगा तो फिर धीरे धीरे जगह बढ़ाते जाऊँगा, मैं एक्सपेंशन करूँगा। तो न्यू बिजनेस में फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होने चाहिए, ठीक है। न्यू बिजनेस में फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होने चाहिए। बट हाँ, अगर आपका अब बिजनेस एग्जिस्टिंग हो गया, अब रिवेन्यू आपका बढ़ने लग गया, सो इट्स नॉर्मल सा बात है, अगर हमारा एक काम सेट हो गया है, हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, अब हमको एक्सपेंशन करना है, भले ही नई जगह पे प्रॉफिट कम होगा लेकिन हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, इतना प्रॉफिट आ गया है कि अभी का फिक्स कॉस्ट भी मीट कर सकते हैं और अगर एक्सपेंशन करेंगे उसका भी मीट कर सकते हैं, तब फिक्स कॉस्ट बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट बैकअप होना जरूरी है, ठीक है। तो न्यू फर्म में ओवेल कम होना चाहिए, एग्जिस्टिंग फर्म में अगर ओवेल जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है कंपनी के पास। तो ये इस तरह से कमेंट करना होगा, ठीक है। ये ओवेल हुआ। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, एफएल में आते हैं। EBIT कितना था हमारा? अच्छा, एक चीज और, ओवेल का 2 फार्मूला है, मैं इसको लिंक करता हूँ अब, ठीक है। अब एक चीज को समझिए, ये ओवेल हमारा आ गया कितना 2 टाइम्स, ठीक है। यार हमारा कितना 1.71 टाइम्स था। हाँ, एक ही ध्यान रखिएगा, डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट ओवेल होगा। जैसे ओवेल यहाँ पर 2 है, अब जैसे ईयर 2 आया, सेल बढ़ा या घटा, ओवेल चेंज हो जाएगा, बढ़ेगा घटेगा अकॉर्डिंगली, घटेगा बढ़ेगा अकॉर्डिंगली, ठीक। ओवेल का फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब एक चीज को समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला, इससे क्वेश्चन, इस चीज से भी क्वेश्चन पूछता है इससे। अगर आप ध्यान दें कि जो सेल था हमारा वो पहले 1 लाख का था, वो सेल कितना हो गया 1.20, सेल हमारा 20% से क्या हो गया, बढ़ गया। अगर आप ध्यान दें, सेल जो है वो 20% से क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अब ओवेल कितना था हमारा 2 टाइम्स। अब ये जो EBIT आप देख रहे हैं 20 से कितना हो गया 28, ठीक है। ये 28 कैसे मालूम पड़ा, हमने बनाया पूरा, सेल लिखा, उसमें वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन आया, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस किया, तब EBIT आया। मैं इसको बिना बनाए EBIT कितना होगा वो निकाल सकता हूँ, ये वाला फिगर डायरेक्ट, ठीक है। फॉर्मूला ये है ओएल, एक और नाम बोलते हैं DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, परसेंटेज, ध्यान से समझिएगा, परसेंटेज चेंज इन EBIT बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। एक और फॉर्मूला हुआ, ठीक है, ओवेल इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। ये वैसे बन गया हमारा, मैं तरीका देखिएगा, वो फॉर्मूला को यूज करता हूँ, हम इससे इसको कंपेयर कर रहे हैं। ओवेल परसेंटेज चेंज इन EBIT, ये वाला फिगर निकालूंगा मैं, परसेंटेज चेंज इन EBIT। सेल कितना से बढ़ गया था, दिखाओ, देखिए 20%, यहाँ मैं लिख देता हूँ कितना 20%, और ओवेल कितना था 2, ओवेल कितना था 2, तो क्या निकल जाएगा ऐसे, 2 × 20% मल्टीप्लाई हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन EBIT जो होगा कितना हो जाएगा 2 × 20%, 40%, 2 का 20% नहीं, 2 × 20, ठीक है, वो प्रिज्यूम्ड परसेंट में 40%, यानी कि जो EBIT है वो 40% से बढ़ जाएगा। कर लीजिए वेरीफाई, EBIT पहले कितना है
20,000, इसमें आप 40% जोड़ दो, कितना होगा 8,000। तो न्यू EBIT कितना होना चाहिए 28। देखिए आपके सामने है, मैंने इसको यूज ही नहीं किया, डायरेक्ट निकाला। जो न्यू EBIT आ रहा है वो कितना आ रहा है 28,000, यानी कि ये मतलब हुआ OL अगर 2 है एक पर्टिकुलर पैटर्न पे है, अगर ये 3 होता तो 60% हो जाता। एक मतलब ये फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है, ठीक है। यानी कि आप बिना ये स्टेट, अगर क्वेश्चन बोले कि OL ये है या निकालने बोले आपको, और बोल रहा है कि सेल इतना बढ़ जा रहा है या घट जा रहा है, तो आपसे पूछिए कि EBIT में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बस यही चीज़ है, यही फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। कौन जगह पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। सिंपल सा कोई इनकम स्टेटमेंट है, उसमें लिवरेज निकालने बोल रहा है OL, तो ये वाला यूज़ करिए। चेंज तो तब होगा ना जब 2 साल का डेट, 2 पर्टिकुलर पीरियड का डेटा आपको दिया हो, जैसे ये और ये वाला ईयर 1 का था और ये वाला किसका था ईयर 2 का। तो मैंने डायरेक्ट निकाल लिया कि अगर 20% से सेल बढ़ेगा तो EBIT में 40% का इंक्रीमेंट होगा। तो आपके सामने है 40% इंक्रीज करके कितना आ रहा है 28,000। समझ रहे बात को, ये हमेशा एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला पे ध्यान रखिएगा, पहला। दूसरा हटा रहा हूँ इसको अब मैं। अगर डाउट लग रहा है तो मैं इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ दोबारा से। देखिए एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। मान लीजिए कि सेल जो है 5 लाख है, ठीक है। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट 350 है, 1.5 लाख हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, ठीक है। उसमें मान लीजिए फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है 1 लाख, तो 50,000 क्या आ जाएगा हमारा EBIT, ठीक। OL निकाल सकते हैं इससे। OL क्या होगा कंट्रीब्यूशन बाय OL हो जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना 1.5 लाख, EBIT कितना 50,000, तो लेवरेज कितना आ गया 3 टाइम्स, ठीक है। क्वेश्चन चेंज कर देता हूं मैं, इसको भी ले लेता हूं मैं 1 या A, ठीक है। अब आते हैं B में। बोलता है कि सेल जो है अगर 20% से बढ़ जाए, चलिए मैं 15 ले लेता हूँ, 15 नहीं, चलिए 30 ले लेते हैं, 30%। सेल जो है वो 30% से बढ़ जा रहा है, सेल का वॉल्यूम, पहले गुड्स को 30% बनाना होगा, फिर 30% बढ़ा के बेचना होगा। सेल अगर 30% से बढ़ जाता है इसी केस में, तो बोलता है देन EBIT में कितना इंक्रीज होगा। मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, 30 × 3 90%, 90% आएगा। फिर फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है OL = परसेंटेज, ठीक है, चेंज इन EBIT बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। कितना OL है हमारा 3 टाइम्स = इसको X मान लेता हूँ मैं, और ये कितना सेल इंक्रीज हो रहा है 30% से सेल बढ़ रहा है, तो X कितना आ जाएगा 90% से हमारा EBIT क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। मैं वेरीफाई करा देता हूँ आप लोग को ताकि डाउट ना हो, ठीक है। तो सेल कितना से बढ़ जा रहा है 30% से। हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल सा चीज़ है, अगर सेल 30% से बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट भी 30% से बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन भी 30% से बढ़ेगा। सेल, वेरिएबल और कंट्रीब्यूशन का तीनों का आपस में लिंक है। जैसे मान लीजिए सपोज
अगर पहले 1 लाख यूनिट्स अगर सपोज करिए कि 1 लाख यूनिट्स सेल कर रहे हैं, मैं जिम करूँ ऐसे, सेलिंग प्राइस अगर 5 है और वेरिएबल कॉस्ट मान लीजिए कि 3.5 है ना। देखिए इसी के हिसाब से 1 लाख इंटू सेल कितना होगा, 1 लाख इंटू 5 लाख होगा। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 1 लाख इंटू 3.5 कितना होगा, 3.5 लाख। अगर 30% से सेल बढ़ेगा, अगर 30% से सेल बढ़ेगा तो पहले 1 लाख का कितना होगा, 130। तो अब जो है ये पहले कैसे आया, 1 लाख इंटू 5, 1 लाख इंटू कितना 3.5। अगर सेल 30% से बढ़ेगा मतलब सेल का वॉल्यूम, प्राइस का बात नहीं कर रहा हूं मैं, वॉल्यूम। अब कितना होगा, 1,30,000 इंटू 5, तो सेल कितना होगा 650। ये हो गया सेल। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 130 इंटू 3.5, 455। 195 क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। तो अगर आप डायरेक्ट देखें 5 लाख से अगर 650 हो गया तो 30% से सेल बढ़ गया है, और 350 से अगर 455 हो गया तो 30% से क्या बढ़ गया है, वेरिएबल कॉस्ट। और आप देख लीजिए पहले 5 लाख माइनस 3.5 लाख, 1.5 लाख रुपए पहले क्या था कंट्रीब्यूशन, अब कितना हो गया 195। पता है ये भी कितना से बढ़ गया है, 30%। चेक कर सकते हैं, 1.5 लाख का 30% 45,000, 195। ध्यान दीजिएगा सेल जितना बढ़ेगा, अगर प्राइस सब कुछ कांस्टेंट रहे, जितना सेल बढ़ेगा उतना वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, उतना कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। मैं ये ऐसे ही बता रहा हूँ, डायरेक्ट में बनाऊंगा अभी, यूनिट्स का कोई जरूरत नहीं था। इसी ध्यान रखिएगा, सेल में जितना चेंज आएगा उतना चेंज वेरिएबल कॉस्ट में आएगा, उतना चेंज किस में आएगा, कंट्रीब्यूशन। सेल जितना घटेगा उतना वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगा, उतना कंट्रीब्यूशन भी घटेगा। सारा का सारा इक्वल होगा, परसेंटेज के फॉर्म में, वैल्यू के फॉर्म में नहीं, परसेंटेज के फॉर्म में जो होगा सब इक्वल होगा। ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब इसको बनाता हूँ मैं, पहले 5 लाख का सेल था, अब 30% से बढ़ेगा। 5 लाख का 30% कितना, 1.5 लाख, तो सेल कितना हो जाएगा 650। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले 350 था, अब 350 में आप 30% जोड़ दो, 350 का 30% निकालेंगे तो 105 आएगा, प्लस 350 कितना होगा 455, माइनस करिए क्या आएगा हमारा कंट्रीब्यूशन कितना 195। अब चेक कर सकते हैं तीनों 30% बढ़ गए हैं। अब इसे माइनस करिए फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना 1 लाख, क्या आ जाएगा बताइए, EBIT 95 आएगा। ठीक है, अब वेरीफाई कर लें, मैंने पहले ही बोल दिया था EBIT कितना से बढ़ेगा, EBIT 90% से बढ़ेगा। तो अर्लियर EBIT कितना था, पहले वाला EBIT 50,000, इसमें आप 90% जोड़ दो, 90% था ना, कितना आएगा 45, तो न्यू EBIT कितना आएगा 95,000। वेरीफाई हो गया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो ये करने का जरूरत नहीं है। अगर 90% से EBIT बढ़ेगा तो आप डायरेक्ट निकालिए, न्यू EBIT कितना होगा, बस यही वाला निकालना है, बस डायरेक्ट यही निकालिए, ये वाला। ये करने का जरूरत नहीं है जब तक बनाने नहीं बोले। फॉर्मूला ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला। मैं आगे बढ़ता हूँ, फाइनेंशियल लिवरेज में आते हैं।
सेकंड वाला हम टॉपिक देखते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज का। ठीक है, ये ऑपरेटिंग लिवरेज हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें लिखा हुआ है हाई ऑपरेटिंग लिवरेज इंडिकेट करता है ऑपरेशनल इंस्टेबिलिटी, और लो होगा तो स्टेबिलिटी शो करता है। हाई जितना ज़्यादा होगा उतना रिस्क है, लो होगा उतना अच्छा है। ठीक है, यानी इजीली हम लोग मेंटेन कर पा रहे हैं, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट को पे कर पा रहे हैं। ये सेकंड फॉर्मूला था हमारा। लिवरेज हर लेवल पे अलग होगा, लेवल चेंज होगा तो लिवरेज चेंज हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इसमें फाइनेंशियल लिवरेज में। ठीक है, फाइनेंशियल लिवरेज पढ़े थे फाइनेंस रिस्क के लिए, निकालते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला है देखिए, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फॉर्मूला जो लिखा मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा उसको अभी, इस फॉर्मूला को। फाइनेंशियल लिवरेज में दो तरह के रिस्क होते हैं, मतलब दो फंड के रिस्क होते हैं, एक डिवेंचर, दूसरा डिवेंचर में लोन भी आ गया, दूसरा प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड का भी रिस्क होता है। अभी मैं प्रेफरेंस डिविडेंड को इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड बेसिकली टैक्स के बाद आता है और इंटरेस्ट टैक्स के पहले आता है। मैं अभी उसको इंक्लूड नहीं करूंगा, मैं अभी बिना प्रेफरेंस डिविडेंड के निकाल रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला है इसका EBIT by EBT। EBIT by EBT। मैंने टैक्स अभी नहीं लिया, EBT के बाद टैक्स माइनस करते हैं ना, EBT के बाद टैक्स माइनस करते हैं, टैक्स रिस्क नहीं होता, मैं अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। एक फॉर्मूला ये हुआ, एक फॉर्मूला हो रहा है परसेंटेज चेंज इन EBT बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। ठीक है, ये नीचे फॉर्मूला एक दिया होगा इसका। ठीक है, EPS को मैं यहाँ पर, EPS को क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि प्रेफरेंस अगर मैंने बोला नहीं है तो फिर वो सारा अर्निंग तो इक्विटी का, टैक्स को हटा दे अगर तो टैक्स रिस्क नहीं होता है ना। छोड़िए, अभी उसको डिस्कस करेंगे बाद में। अब मैं काम करता हूँ, जो एग्जाम्पल पहले लिए तो उसी को कंटिन्यू कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ताकि हम लोग फिर कंबाइन लिवरेज भी कर लें। देखिए, हमने लिया था एग्जाम्पल एक, सेल वेरिएबल कॉस्ट, सेल हमारा था 1,60,000, कंट्रीब्यूशन आ गया 40, माइनस फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारा था 20, और EBIT आ गया हमारा यहाँ पर कितना, 20। ठीक है, अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जो इंटरेस्ट है हमारा वो कितना है, 15,000। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा, EBT कितना, 5,000। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ ईयर 1, अब मैं आ जाता हूँ ईयर 2। ठीक है, तो पहले मैं OL निकाल देता हूँ, सॉरी FL निकाल देता हूँ। FL क्या होगा हमारा, FL इज इक्वल टू EBIT
FL इज इक्वल टू EBIT बाय EBT। ये रहा EBIT कितना 20,000 बाय कितना 5,000, कितना आ गया 4 टाइम्स। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ अच्छा एक काम करते हैं, OL भी निकाल ही देता हूँ मैं, OL भी निकाल देता हूँ। OL FL कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, FL EBIT बाय EBT। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कितना 40 बाय 20 कितना आएगा 2 टाइम्स, और EBIT कितना हो गया 20,000 बाय 5,000 कितना होगा 4 टाइम्स। ठीक है, अब मैं बेस को चेंज करता हूँ। याद होगा क्या हम किए थे कि सेल को मैंने 20% से बढ़ाया था ना। हाँ, मैंने यहाँ पर क्या किया था, सेल को 20% से बढ़ा दिया था मैंने, है ना। मैं लिंक कर दूंगा अभी सारा। FL तो आ गया है, ये FL है, फाइनेंस रिस्क। ठीक है, मतलब कंपनी ने 20,000 का EBIT कमाया 15,000 के इंटरेस्ट को पे करने के लिए। अभी ज़्यादा है कि कम है, ऐसे तो इंटरेस्ट ज़्यादा है, रिस्क तो है। ठीक है, अब मैं चेंज करता हूँ। 20% 1 लाख प्लस 20% कितना होगा 120। 60,000 प्लस 20% वेरिएबल कॉस्ट निकल जाए कितना 72। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा हमारा 48। उसमें फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट तो चेंज नहीं होगा, कितना होगा 20। EBIT कितना आ जाएगा हमारा 28। उसमें इंटरेस्ट माइनस कर दो, कितना होगा 15,000। तो EBT कितना होगा हमारा 13,000। EBT कितना होगा हमारा 13,000, है ना। अब इसका OL FL अलग आएगा, इसका OL FL अलग आएगा ना, क्योंकि लेवल अलग है। पर मेरे को परसेंटेज वाला बताना है FL में, फिर भी निकाल देता हूँ। OL क्या होगा इसका कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। तो 48,000 बाय 28,000 ये आएगा 1.71 टाइम्स। FL हो जाएगा हमारा EBIT बाय EBT, EBIT बाय EBT। 28,000 कम होना चाहिए, रिस्क कम हो गया, प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे हैं ना, बाय 13,000। 2.15 टाइम्स। पहले कितना था 4 टाइम्स, अब कितना हो गया 2.15 टाइम्स। रिस्क क्या हो गया हमारा घट गया, हमारा रिस्क घट गया क्योंकि हमारा सेल बढ़ गया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देखिए, ये वाला परसेंटेज चेंज इन EBT बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT से भी FL को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे देखिए, यहाँ बता देता हूँ मैं, चलिए वहाँ कर लेते हैं। देखिए पहले इसमें एक चीज देख लीजिए, हमारा जो सेल है, यहाँ पर जो सेल है वो 20% से बढ़ गया है ना, मैंने माना ही था। अब सेल के 20% बढ़ने से आपको याद होगा OL हमारा कितना है 2, तो 2 इंटू 20% पक्का 40% आएगा। EBIT पहले 20 था, अब कितना हो गया 28। अब चेक कर सकते हैं कितना से बढ़ गया वो 8,000। EBIT पहले कितना था 20, अब कितना हो गया 28,000। तो 8,000 से बढ़ गया तो कितना हो गया 40%।
तो 40% से हमारा EBIT क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। वो तो फॉर्मूला से निकाले ही थे ना हम लोग। अब एक फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। हमारा EBT 5 है और यहाँ कितना है 13,000। हमारा EBT 5 है और ये कितना है 13,000। पहले 5 था, 13 हो गया, बढ़ गया ना। मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ कि EBT नया वाला कितना होगा। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, FL = परसेंटेज चेंज इन EBT बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। कितना FL है हमारा 4 टाइम्स, यहाँ 4 लिख देता हूँ, है ना। परसेंटेज चेंज इन EBT कितना है वो हमको निकालना है, X। EBIT कितना चेंज हो गया 40%, X कितना आ जाएगा 4 × 40 कितना 160% से EBT बढ़ जाना चाहिए। वेरीफाई कर लेते हैं बिना इसके बनाए। खाली क्या पता था हमको, FL और EBIT हम कितना बड़ा वो पहले निकाल चुके थे 40%, तो डायरेक्ट ये हमारा 160% निकल जाएगा। चेक कर लेते हैं। ओल्ड EBT कितना है 5, है ना। इसमें 160% जोड़ लो आप, 5,000 के 60% निकाल लीजिए, कितना आएगा 8,000। कितना आ जाएगा 13,000। ये क्या आ जाएगा हमारा न्यू EBT। समझ रहे हैं, मतलब OL खाली निकालने बोलेगा सिंपल क्वेश्चन, FL निकालने बोलेगा सिंपल क्वेश्चन। बट अगर ऐसा बोले कि OL ये है, FL ये है और सेल इतना चेंज हो गया, तो बताइए EBIT में कितना चेंज होगा। तो वो वाला फॉर्मूला OL में जो दूसरा वाला पढ़े थे। फिर बोले कि FL इतना है और EBIT में इतना चेंज हो गया, तो बताइए EBT में कितना चेंज होगा। ये वाला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंगल ईयर का या फिर कंपैरिजन वाला क्वेश्चन, जैसे ये वाला कंपैरिजन वाला था। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, हटा रहा हूं इसको मैं। इसको नहीं हटाता मैं, एक फॉर्मूला और है लास्ट, तीसरा, कंबाइंड लिवरेज, टोटल रिस्क। तो इसका फॉर्मूला है OL इंटू FL, OL इंटू प्लस नहीं, OL इंटू FL, रिस्क मल्टीप्लाई होगा। एक फॉर्मूला और है इसका, देखिए आप नोट्स में देख लीजिए, कंबाइंड लिवरेज का ये दिया हुआ है। ठीक है, एक फॉर्मूला और है, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर टैक्स। मैं EPS अभी नहीं ले रहा हूँ, बता दूंगा वहाँ पर EPS क्यों आ रहा है, बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। CL का कंबाइंड लिवरेज का एक और फॉर्मूला हो गया, परसेंटेज चेंज इन EBT बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। ठीक है, अब पहले मैं यहाँ पर कंबाइंड लिवरेज, अच्छा एक फॉर्मूला OL इंटू FL हुआ ना, एक फॉर्मूला और है, कंट्रीब्यूशन बाय EBT, कंट्रीब्यूशन बाय EBT निकालें, कंट्रीब्यूशन बाय EBT। 2 इंटू 4 करिए कितना आएगा 8, आंसर तो 8 है, निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना 40, EBT कितना 5, कितना आएगा 8 टाइम्स, मल्टीप्लाई करके भी आया था
2 इंटू 4 8, वैसे इसका भी निकाल लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, मैं नहीं निकालूंगा उसका। ये वाला फॉर्मूला मैं समझा देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये क्लियर हुआ? हाँ, ये कितना हो गया था, ये 20%, 40%, ये कितना 160%। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा इसी में दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ है, OL है, FL है और CL है। बोलता है कि if CL is 8 times, CL 8 times है, निकाल लिए, एंड जो सेल है ना, सेल वो 20% से बढ़ गया है, ठीक है। CL बोल रहा हूं मैं, CL। तो बताइए EBT का परसेंटेज कितना चेंज होगा? EBT का परसेंटेज हमको पता है कितना है, 160, ठीक है। सेल 20% अगर बढ़ जाए तो EBT का परसेंटेज कितना चेंज होगा? लगाइए फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला क्या है? CL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBT आएगा, परसेंटेज चेंज इन सेल। कितना है CL है हमारा? 8 टाइम्स, इसको x मान लेता हूं मैं। कितना ये वाला हमारा था? 20%, है ना। तो x कितना आ जाएगा? 8 इंटू 20, 160% से हमारा EBT क्या हो जाएगा? वो तो पहले ही वेरीफाई कर लिए थे। 3 मामला है, OL, FL और CL का। देखिए आपके सामने ये वाला, ठीक है। ये फार्मूला मैं और क्लियर कर देता हूँ, एक और तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 फार्मूला हमारा क्लियर हो गया। अब कंबाइंड टोटल रिस्क बताता है। देखिए CL का फॉर्मूला क्या हुआ? OL इंटू FL। मैं कल ये वाला बता रहा हूँ, बस ये दोनों बता देता हूँ। पहला OL का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। FL का फॉर्मूला क्या था? EBIT बाय EBT। EBIT कट गया, क्या बचा? कंट्रीब्यूशन बाय EBT। दूसरा फॉर्मूला CL इज इक्वल टू OL इंटू FL। और का फॉर्मूला क्या था पहले वाला? परसेंटेज चेंज इन EBIT बाय परसेंटेज चेंज इन सेल इंटू परसेंटेज। FL का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन EBT बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। यही फॉर्मूला था ना, ये कट गया, क्या बचा हमारा? परसेंटेज चेंज इन EBT परसेंटेज चेंज इन सेल, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा कंबाइंड लेवरेज का, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन बनाता हूं मैं। देखिए हमारा जो पैटर्न है क्वेश्चन का, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट
इज इक्वल टू EBIT माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू EBT। अगर हम बात करें, मैं खाली उसका बता रहा हूँ, क्या बोलते हैं कि परसेंटेज चेंज वाला, अगर सेल और EBIT का बात हो रहा है परसेंटेज चेंज वाला में, तो OL यूज करना है। अगर EBIT और EBT का बात हो रहा है तो FL यूज करना है। और अगर सेल और EBT का बात हो रहा है तो क्या यूज करना है? कंबाइंड लिवरेज। ठीक है, सेल और EBT में क्या यूज करना है? कंबाइंड लिवरेज यूज करना है। क्लियर हुआ? ये वाला पर डिसीजन देख लीजिएगा, हाई OL, हाई FL, हाई OL, लो FL, ये पर देख लीजिएगा। पहले मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, फिर हम लोग आगे लेवल में बढ़ेंगे। ठीक है, कमेंट करना सीख जाएंगे हम लोग, कैसे कैसे कमेंट करना है। जैसे क्वेश्चन 1 है, ये आप लोग को बनाना है। ठीक है, बन जाएगा, इजी है। वन देखिए ना, पहले मैं बना ही देता हूँ। चलिए 1 बना देता हूँ और एक क्वेश्चन 3 बना देता हूँ, फिर मैं होमवर्क दूंगा कुछ, फिर नेक्स्ट क्लास में लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, तुरंत बनेगा। 2 कंपनी दिया है, ठीक है। देखिए पहले हमको दिया, उस स्टूडेंट बना डायरेक्ट बनाता हूँ मैं। सेल दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, फिर इंटरेस्ट है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो बोलते पहले OL, FL और CL निकालिए, निकल जाएगा आराम से। तो पहला हमारा क्या है? OL। OL का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। FL का फॉर्मूला क्या है? EBIT बाय EBT। और तीसरा कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? OL इंटू FL। डाइट कर लेते हैं, ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, कितना कंट्रीब्यूशन है इसका? 450। ठीक है, और EBIT कितना है इसका? 225। ठीक है, ये आ जाएगा इसका कितना? 2 टाइम्स आना चाहिए, ये 2 टाइम्स है। ठीक है, फिर सन्नी का देखिए 1050 बाई 450। तो 1050 बाई 450, 2.33 टाइम्स, है ना। फिर FL निकालते हैं। EBIT कितना है? 225 बाई 150, 225 बाई 150। इसका कितना है? 450 बाई 300। इसका तो आ जाएगा 1.5 टाइम्स, और इसका आ जाएगा 225 बाई 150, 1.5 इसका भी आ रहा है। ठीक है, तो कंबाइन क्या होगा? मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 1.5 कितना हो गया? 3 टाइम्स, और 2.33 3.49 अराउंड 3.50 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो अगर हम देखें, दोनों का FL तो बराबर है, लेकिन इसका OL ज़्यादा है, तो ओवरऑल इसका रिस्क कंपैरेटिवली क्या हुआ? सन्नी का ज़्यादा हुआ। ओवरऑल रिस्क कंपैरेटिवली सन्नी का ज़्यादा हुआ।
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, ऊपर फिगर लिख लीजिएगा, रुपीस किस में था, लैक्स में। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थर्ड नंबर देखिए। ठीक है, देखिए एक कंपनी है मेजर्स मल्टी मिलियन कंपनी, एस्टिमेट किया है इसका नया प्रोडक्ट है, इसका ब्रेक इवन पॉइंट 2000 है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जिसमें प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, और बोलते हैं इसको सेल करते हैं 14 पर यूनिट में, और इसका कॉस्ट आइडेंटिफाई किए हैं वेरिएबल 9 रुपीज़ पर यूनिट। बोलते हैं इसका ओवेल निकालिए, कितना होगा सेल वॉल्यूम अगर 2500 होगा तब, और 3000 होगा तब। ठीक है, और बताना है डिफरेंस, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए बस इसमें मेन पॉइंट क्या है, वो ब्रेक इवन पॉइंट वाला। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब अभी निकालने का जरूरत नहीं है, दे दिया, बस खाली हिंट दे दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो हमको दिया है ना ब्रेक इवन पॉइंट 2000 है, कितना है 2000 यूनिट्स। ठीक, तो सेल कितना होगा हमारा 2000 इंटू 14 28,000 माइनस वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है 2000 इंटू कितना 9 है ना शायद 9, कितना होगा 18,000। इससे क्या निकल जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन निकल जाना चाहिए, कितना 10,000। फिक्स कॉस्ट नहीं दिया, लेकिन हिंट क्या दिया, ब्रेक इवन पॉइंट है, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि जो प्रॉफिट होगा ना जो प्रॉफिट होगा, आप इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको फाइनेंस एक्सपेंस तो दिया नहीं है, पता है प्रॉफिट किसका बात कर रही है EBIT का, यानी EBIT क्या होगा नील, जीरो, तो यानी कि फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना होगा 10,000। तो दोनों क्या होगा बराबर होगा ब्रेक इवन में, इन ब्रेक इवन में दोनों क्या होगा बराबर होगा, यानी हमको इससे क्या मिल गया, खाली फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है 10,000। अब हमको क्या निकालने बोल रहा है, ओवेल निकालने बोल रहा है 2500 और 3000 के लेवल पे। तो बना लेते हैं 2500 यूनिट्स और 3000 यूनिट्स। अभी सिंपल क्वेश्चन है एकदम बेसिक। ठीक है, तो सेल ले लेते हैं पहले 2500 और 3000 इंटू 14, वेरिएबल कॉस्ट भी ले लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट भी निकल सकता है 2500 3000 इंटू 9, तो 2500 इंटू 14 ये आ रहा है 35,000, और ये हो जाए कितना 42। ये 2500 इंटू 9 22,500, और ये 3000 इंटू 9 कितना 27। सेल बढ़ेगा तो ओवेल घटेगा, इसका तो ओवेल मतलब ही नहीं है ही नहीं कुछ, सब पूरा रिस्क है, देखा जाए तो निकाल ही नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर निकालते हैं कंट्रीब्यूशन, ये आ रहा है 12,500, ये कितना आ रहा है 15,000। इसमें से माइनस करिए फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये वाला वर्किंग नोट 1 लिख लीजिए, तो निकाले थे ना फिक्स कॉस्ट, वर्किंग नोट 1 से आ रहा है कितना 10 और 10, इससे क्या निकल जाएगा हमारा ये EBIT 2500 और 5,000। निकाल लेते हैं ओवेल। ओवेल क्या था हमारा कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, इसमें ज़्यादा होगा इसमें कम होना चाहिए, 12,500 बाय 2500, 12,500 2500 कितना होगा 5 टाइम्स, क्योंकि सेल बढ़ गया है तो रिस्क कम होना चाहिए, 15/5 कितना होगा 3 टाइम्स, बस यही निकालना था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, खाली फॉर्मूला समझने के लिए। आप 4 नंबर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, एक 2 नंबर ट्राई कर सकते हैं। एक बार 2 नंबर देखिए,
4 नंबर देखिए, ट्राई करना है खाली, ठीक है, बन जाए तो अच्छा बात है। एक 6 नंबर ट्राई करिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 6 तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 4 6 क्वेश्चन तो बहुत है। एक 8 भी ट्राई कर सकते हैं, 8 नंबर। 9 भी ट्राई करिए। क्वेश्चन तो बढ़िया बढ़िया है। कितना रखिए, 10 और 11। जितना ट्राई करिए, तो नहीं बने जब ट्राई करिए फिर आगे बढ़ जाइए, ठीक है। ये ट्राई करके आना है, ठीक है। और थोड़ा सा वो थ्योरी वाला पार्ट पढ़िएगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ एक बार लेवरेज का, ठीक है। ये कंबाइन लेवरेज आ गया फिर हमारा, और ये डिसीजन कैसे कैसे देना है, ठीक है। और ये भी देख लीजिएगा प्रॉब्लम किस तरह से आ सकता है, ठीक है।